काजल बहुत डर गई थी, इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया। तो वो आदमी बोला, ये जैकेट तुमने क्यों पहनी है? इस पर काजल कहती है, वो मैंने अपना कोट एक लड़की को दे दिया और मैं उसका पहन ली। वो गुंडे को अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो उसने अपने फोन से एक नंबर डायल करता है। जब उधर से कॉल रिसीव होता है तो वो सब कुछ बता देता है। इतना सुनते ही दूसरी तरफ का आदमी गुस्से में कहता है, तुम्हें एक काम ढंग से नहीं होता है, मैं आ रहा हूं और उस लड़की को कुछ नहीं करोगे, पता नहीं कौन है वो। इतना कहकर फोन काट देता है। इधर राघवन लोकेशन पर पहुंच जाता है तो विक्टर आसपास नजर दौड़ाता है तो उसे वो आदमी नजर आ जाता है और वो उसके पास जाता है और कहता है, कहां है वो? तो वो उसे एक टेबल की ओर इशारा करता है तो राघवन वहां तुरंत पहुंच जाता है। वो आदमी अभी भी शराब का मजा ले रहा था। जब वहां किसी के होने का एहसास होता है तो वो सामने दिखता है तो एक बॉडी बिल्डर जैसा आदमी खड़ा है। तो वो कहता है, कौन हो भाई? इस पर राघवन कहता है, तुमने कॉलेज से जिस लड़की को उठाया है वो कहाँ है? तो वो कहता है, कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? इस पर राघवन कहता है और वहां पड़ा कांच का चम्मच उसकी एक आंख में घोंपता है और कहता है, याद आया? चम्मच घुसते ही वो आदमी एकदम जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोगों की नजर उधर जाती है और वो देखते हैं, वो कर किसी तो कोई बेहोश हो जाए और लोग डर से चिल्लाते हुए बाहर में लगते हैं, क्योंकि वहां नजारा ही कुछ ऐसा था। विक्टर तो कभी राघवन को देखता तो भी उस आदमी और मन कहता है, इसके अंदर का मॉन्स्टर जाग गया, पता नहीं कितनों की बलि चढ़ेगी, क्योंकि वहां का नजारा ही कुछ ऐसा था। उसकी एक आंख में चम्मच घुसी थी और वहां आसपास खून ही खून नजर आ रहा था और वो आदमी दर्द में चिल्ला रहा था। इसके बाद राघवन कहता है, जो, जो पूछ बिल्कुल सही जवाब देना, मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए समय नहीं है। और उससे पूछता है, कहाँ है वो आदमी दर्द भरी आवाज में अपने मोबाइल को उसके आगे कर देता है। इस पर राघवन कहता है, मैं कॉमेडी कर रहा हूं जो तुम मुझे मोबाइल दे रहे हो। एक लात उसके सीने में मार देता है तो वो 4-5 मीटर उसी सही पीछे जाकर गिरता है। तो वो आदमी डरते हुए कहता है, इसी में उस जगह पर है। तो रावण उसका मोबाइल लेकर उस जगह का पता देखता है और उस आदमी पास जाकर उसकी गर्दन 360 डिग्री घुमाता है, जिससे वो आदमी वहीं दम तोड़ जाए। इसके बाद वो विक्टर को वहां से उस जगह पर जाने के लिए कहता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तो राघवन विक्टर से कहता है, तुम्हारा खबरी कहाँ है? इस पर वो कहता है, वो बेहोश हो गया। राघवन कहता है, कमजोर आदमी को रखते क्यों हो? इस पर विक्टर कहता है, वो सिर्फ कर निकालता है, लड़ाई नहीं करता है। और वो दोनों यही सब बातें करते हुए उस लोकेशन की ओर बढ़ जाते हैं। और इधर कारखाने में उन सबका बॉस वहां आ जाता है और काजल के पास जाकर उसे गौर से देखता है। तो काजल को देखकर उसके अंदर की वासना साफ दिख रही थी, क्योंकि वो काजल के हर एक अंग को बड़ी ही वासना भरी नजरों से देख रहा था। ये देखकर काजल अंदर तक हिल जाती है। कुछ देर देखने के बाद वो एक आदमी से कहता है, इसे उस रूम में लेकर आओ, आज इसके साथ मजूंगा और फिर तुम लोग करें ना। ये बोलकर वो उस रूम में जाता है और इधर काजल डर से रोने लगती है और कहती है, मेरे पास मत आना, नहीं तो मेरे पापा तुमको छोड़ेंगे नहीं। इस पर वो आदमी कहता है, तुम्हारा बाप कोई है जो मुझे नहीं छोड़ा? वैसे कौन है तेरा बाप? तब काजल कहती है, मैं अशोक सिंह की बेटी हूं। सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और वो आदमी कहता है, अब तुम्हें और नहीं छोड़ सकते, तुम्हारे साथ मजे करूंगा और तुम्हारे बाप से पैसे भी लूंगा और तुम्हें जान भी मार दूंगा, क्योंकि तुम्हारे बाप की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और ये बोलकर वो काजल के पास जाता है और उसके बाल से पकड़कर घसीटते हुए उस रूम की ओर ले जाने लगता है। तो काजल उससे बचने के लिए काफी हाथ पैर मारती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। घसीटने की वजह से उसके हाथ और पैर से खून बहने लगता है और वो बेहोश होने लगती है और उसके मुंह से आखिरी शब्द निकलता है, राज तुम कहां हो? प्लीज
मुझे आकर इन हैवानों से बचा लो। इतना बोल काजल बेहोश हो जाती है। इधर राज, जो कि शनाया और आदित्य को घर भेजकर अपने घर में बैठा था, अचानक उसके दिल में दर्द होने लगता है और वो बेचैन हो जाता है। तो वो तुरंत राघवन को फोन लगाता है और उसके उठाने के बाद कहता है, उसका पता चला? तो राघवन कहता है, जी बॉस, मैं रास्ते में हूं, बस पहुंचने वाला हूं। इस पर राज कहता है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, तुम वहां जल्दी पहुंचो और चाहे कुछ भी हो उसे सही सलामत वापस लेकर आओ, उसके लिए तुमको जो भी करना पड़े। तो राघवन कहता है, जी बॉस, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैडम को कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। इतना कहकर वो फोन काट देता है और विक्टर से कहता है, गाड़ी और तेज चलाओ। तो विक्टर गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है। क्या सही समय पर राघवन पहुंच पाएगा या फिर काजल के साथ कुछ बुरा हो जाएगा? और कौन है वो लोग जो शनाया को पकड़ना चाहते हैं? जानने के लिए सुनिए रक्षक द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब आगे। इधर कारखाने में काजल को पकड़कर उस रूम में ले जाकर बेड पर पटक कर वह आदमी वहां से चला जाता है। तो उन सबका है तुरंत गेट बनता है और आगे गिर जाता है। जब वो देखता है कि वह बेहोश है तो वहां पे अपनी बोतल से पानी काजल पर फेंकता है, जिससे काजल होश में आने लगती है। और जब पूरी तरह से होश में आती है तो अपने आप को बेड पर डर जाती है और उसकी नजर पड़ती है। तो आपको देकर वो आदमी एक मुस्कान देता है और कहता, जाने मन, मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तो काजल के हाथ पैर डर के कांपने लगते हैं और वो डरते हुए कहती है, जाने मुझे, इसके बदले बहुत सारा पैसा दूं। तो आदमी काजल को एक चांटा मारता है और कहता है, मुझे पैसा नहीं, तुम्हारी रसमलाई सी जान है। अगर सहयोग करेगी तो दर्द कम होगा, नहीं तो इतना तकलीफ दूंगा कि तुम उसे सहन नहीं कर पाओगी। और इतना बोल वो उसकी जैकेट उसके शरीर से अलग कर देता है। इससे काजल एकदम डर जाती है और अपने पैरों और हाथों को मोड़कर बैठ जाती है। और जब वो आदमी उसके कपड़े पकड़ लेता है और उसे खींचने वाला होता है, एक जोरदार आवाज किसी चीज की टकरान की आती है, जिससे कि वह पूरी जगह हिलने लगती। ये आवाज सुनकर हेड काजल को छोड़कर जल्दी से बाहर तो देखता है, एक गाड़ी वहां की गेट तोड़कर अंदर आ गई है। इधर उस आदमी के बाद वो भी रूम के पास आ जाती है तो उसकी नजर वहां के टूटे गेट पर और एक गाड़ी पर पड़ती है। जब वो गाड़ी से निकलते हुए पर पड़ती है तो उसकी नजर अपने बॉडीगार्ड पर पड़ती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तब राघवन की नजर भी काजल पर पड़ती है और उसे इतना जख्मी देखकर वो गुस्से से पागल हो गया। तभी उन सबकी हेड गुस्से में कहता है, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? इस पर राघवन कहता है, तुम सबकी जान चाहिए। तो वहां 20-25 लोग खड़े थे। उन सबको हेड कहता है, खड़े होकर देख क्या रहे हो, इसे मार दो। तो सभी आदमी हाथों में हथियार लिए हुए मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब एक आदमी राघवन को मारने ही वाला होता है तो वहां एक चीख गूंजती है और वो आदमी एक दीवार से जाकर टकराता है। उसके बाद राघवन किसी शैतान की तरह उन सब पर टूट पड़ता है। दूसरे आदमी को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि उसका सीना धंस जाता है। किसी की गर्दन को तोड़ता है तो किसी की हड्डी। 10 मिनट तक वहां सिर्फ गुड़ों की चीखें सुनाई देती हैं और उसके बाद सब शांत हो जाता है। उसके बाद राघवन हेड की तरफ बढ़ता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है तो वो घुटने पर बैठ जाता है और दर्द में कहता है, तुम हो कौन? इस पर राघवन उसके कान में जाकर कहता है, गोस्ट। इतना सुनते ही वो आदमी डर से कांपने लगता है और कहता है, ये नहीं हो सकता है, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? तब राघवन कहता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। और विक्टर को कहता है, इसे लेकर जाओ। तो विक्टर होश में आता है कि वहां का नजारा यही कुछ ऐसा था। उन सभी गुंडों में से कोई भी जीने के लायक नहीं बचा था और वो उस आदमी को लेकर चला जाता है। तब राघवन काजल की ओर बढ़ता है और उससे पूछता है, आप ठीक है मैम? तो काजल वहां का नजारा देखकर जो सदमे में थी, एकाएक उसकी बात सुनकर हाँ में से हिला देती है। तो राघवन उसे पकड़कर गाड़ी में ले जाता है
और उसे बिठाकर तुरंत फोन करता है। राज जो फोन का इंतजार कर रहा था तुरंत फोन उठाता है। तो राघवन कहता है, बॉस, मैम को बचा लिया है पर उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। तो राज कहता है, क्या हुआ है? तो राघवन कहता है, लगता है मैम को बहुत टॉर्चर किया गया है, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। तो राज कहता है, तुम एमएस हॉस्पिटल लेकर जाओ और मैं हितेश को फोन कर देता हूँ, वो वहां सब देख लेगा और मैं भी वहां के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर वो फोन काट देता है और राज तुरंत हितेश को फोन करता है और उसे सब कुछ समझा देता है। उसके बाद वो वहां के लिए निकल जाता है। इधर काजल को लेकर राघवन हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर हॉस्पिटल में हितेश के फोन करते ही हड़कंप मच जाता है, क्योंकि हितेश बताता है कि एमएस कॉरपोरेशन के मालिक का कोई करीबी का इलाज करना है। यह सुनकर वहां के डायरेक्टर को खुशी और डर दोनों होता है। तो वो एक वीआईपी कमरे को सेट करता है और सभी डॉक्टर्स को इंफॉर्मेशन दे देता है। तो वहां जो लोग थे, इतने सारे डॉक्टर्स और खुद डायरेक्टर को गेट पर खड़ा देखकर आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं, लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट आदमी आ रहा है। इस पर दूसरा कहता है, देखो यहाँ के हेड भी हैं। तभी 25-30 लोग हाथों में हथियार लिए हैं और वो वहां खड़े जाते हैं। उन सभी का लीडर हेड के पास जाकर कुछ बात करता है और सभी को लेकर एक वीआईपी कमरे वाले फ्लोर पर जाकर तैनात हो जाता है। इधर राघवन राज फोन करने के बाद वो अशोक सेन को फोन करता है। वो जो भी कुछ हुआ सब बता देता है। इधर अशोक सेन अपनी के साथ बैठे थे, सब सुन लेती हैं और वो रोने लगती हैं। तो अशोक जी कहते हैं, पहले हमें वहां चलना चाहिए और ठीक से पता करना है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। काजल बेटी ठीक है, बस थोड़ी बहुत है। दोनों भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। तो अब ये क्या होगा, तो उसको कहां ले गया है और राज अब क्या करेगा? क्या काजल इस सदमे से निकल पाएगी? जाने के लिए सुनिए रक्षा ट्रॉयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब आगे कुछ साथ वहां एक कार रुकती है और उससे राघवन बाहर आता है। डॉक्टरों को इशारा करता है तो तुरंत कुदता है। तो वो लोग तुरंत कार पास आते हैं और से काजल को डालकर तुरंत वीवीआईपी रूम की ओर बढ़ जाते हैं और उसके पीछे पीछे सभी लोग चल देते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर अपना इलाज शुरू कर देते हैं तो राघवन कॉरिडोर में बैठ जाता है। कुछ समय बाद अशोक सेन और दीप्ति जी भी वहां आ जाते हैं। अशोक जी राघवन को देखते हैं तो वो उसके पास आ जाते हैं। तो दीप्ति राघवन से कहती है, तुम उसके बॉडीगार्ड हो ना, तो ये कैसे हुआ और तुम कर क्या रहे थे? उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। इतना बोलकर वो रोने लगती है। तो अशोक दीप्ति को अपने गले लगाकर उसे चुप कराने लगते हैं। ये सब राघवन को अपने आप पर काफी गुस्सा है कि उसका होते हुए भी ये सब हो गया। तभी वो कहता है, मैं वो लोग किसी और के लिए आए थे और गलती से काजल मैम को ले गए। और आगे कहता है, मैम ने मुझे गाड़ी लाने को बोला था, इसीलिए मैं गाड़ी लेने गया था कि तभी ये सब हो गया। माफ कर दीजिए मैम, मैंने अपना काम ठीक से किया। इस पर अशोक जी कहते हैं, हाँ मैं समझता हूँ कि हर चीज अपने मुताबिक नहीं होती है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। तो राघवन कहता है, जी सर, आगे से मैं उन्हें किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करूंगा। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुमने काजल को इस हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए और वो भी वीवीआईपी? तुम इसे मेरे हॉस्पिटल में लेकर जाते? ये सुनकर राघवन को कुछ समझ में नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे। वो कुछ बहाना करने ही वाला था कि उसकी नजर वहां आते हुए राज पर पड़ी तो उसने चैन की सांस ली। राज आते ही वहां अशोक जी और दीप्ति पास जाकर कहता है, अंकल और आंटी,
काजल कैसी है? इस पर दोनों कहते हैं, तुम यहाँ कैसे और तुम्हें किसने बताया काजल के बारे में? इस पर राज कहता है, अंकल, मेरी बहन वॉशरूम गई थी पर काफी देर से नहीं आई, तो मैं देखने गया तो उसी ने कहा कि कुछ लोग काजल को लेकर गए। तो मैंने ये बात राघवन की ओर इशारा करके कहता है इन्हें बताया था, और इन्होंने ही मुझे बताया कि काजल जी यहाँ पर हैं, तो मैं यहाँ देखने के लिए आ गया। इस पर उन दोनों ने कहा, अच्छा किया बेटा, जो आ गए उसे भी अच्छा लगेगा। तो राज कहता है, वैसे काजल जी कैसी हैं? तो अशोक जी कहते हैं, बेटा मैं भी अभी ही आया हूँ, डॉक्टर अभी इलाज कर रहे हैं। तो राज कहता है, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं। और इतना बोलकर उसने राघवन को कुछ इशारा किया और दोनों वहां से निकल गए। उन दो को जाते हुए देखकर अशोक जी कुछ सोच ही रहे थे कि वहां हॉस्पिटल के डायरेक्टर आ जाते हैं। उनको देखकर अशोक जी खड़े हो जाते हैं और उनसे हाथ मिलाते हुए कहते हैं, मिस्टर धनराज शेट्टी, आप यहाँ? इस पर धनराज जी कहते हैं, मिस्टर अशोक सेन, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूं तो मैं तो आऊंगा ही। हाँ, सही कहा आपने। तभी अशोक जी कहते हैं, इसलिए ये मेरी वाइफ दीप्ति सेन है। तो धनराज और दीप्ति दोनों एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। उसके बाद धनराज जी कहते हैं, आप कैसे? तो इस पर अशोक जी कहते हैं, जो अंदर है वो मेरी बेटी है। तो चौंकते हुए धनराज जी कहेंगे, आपकी बेटी? उनका रिएक्शन देखकर अशोक जी कहते हैं, आपको क्या हुआ है? तो इस पर धनराज जी कहते हैं, मुझे तो कहा गया था कि यहाँ कोई मिस्टर चेयरमैन के करीबी आने वाले हैं, तो मैं उन्हें देखने आ गया। मुझे लगा इसी बहाने मैं चेयरमैन से भी मिल लूंगा। वैसे क्या आप एमएस कॉरपोरेशन के चेयरमैन को जानते हैं? तो अशोक जी कहते हैं, नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिला। तो धनराज जी कहते हैं, शायद आपकी बेटी जानती होगी। तो अशोक जी कहते हैं, इस बारे में मुझे तो नहीं पता, पर क्या आप श्योर हैं? तो धनराज जी कहते हैं, क्योंकि मुझे एमएस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर हितेश जी ने पर्सनली फोन करके बताया था। इस पर अशोक जी कहते हैं, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। और वो लोग अपनी बातें करने लगे। इधर राज राघवन के सामने था और राघवन किसी स्टूडेंट की तरह उसके सामने सिर झुकाकर रखा था। तब राज कहता है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, वो तुम ठीक से नहीं कर पाए। तो इस राघवन कहता है, सॉरी बॉस, आगे से ध्यान रखूंगा। राज कहता है, तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। फिर राज चाय और कुछ खाने की चीजें लेकर रूम की तरफ चला जाता है। इधर धनराज और अजय बातें कर रहे थे, तब धनराज जी की नजर राज पर पड़ती है तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत राज को ग्रीट करते हुए कहते हैं, मिस्टर। बस इतना ही बोल पाए थे कि राज नाम में इशारा कर देता है तो तुरंत वो राघवन का नाम ले लेते हैं। अब चौंकने की बारी अशोक जी की थी, तो उन्होंने धनराज जी से कहा, क्या आप इसे जानते हैं? तो धनराज कहते हैं, हाँ, ये मिस्टर चेयरमैन के राइट हैंड है। ये सुनकर तो अशोक जी के तोते उड़े हैं और राज अपने सिर पर हाथ रख लेता है। तो राघवन कहता है, हो गया सत्यानाश। अभी अशोक कुछ पूछने ही वाले थे कि रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। इस वजह से अशोक जी का ध्यान डॉक्टर की तरफ चला जाता है। डॉक्टर को देखते ही दीप्ति जी कहती हैं, कैसे है मेरी बेटी? क्या वो ठीक है? वो ज्यादा दर्द नहीं हुआ है? कहते हैं, पहले आप शांत हो जाइए, उसके बाद मैं आपको आराम से बात करूं। दीप्ति जी शांत जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं, देखिए, उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं है, पर उन्हें लगता है घसीटा गया है, जिसकी वजह से उन्हें खरोंचे आई है, जिससे उनका ब्लड काफी बह था और उनका पैनिक भी हो गई है कि उन्हें किसी चीज का डर या समान। ये सुनकर दीप्ति जी रोने लगती हैं और अशोक जी धड़ाम से नीचे बैठ जाते हैं। तो दीप्ति जी कहते हैं, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? तो इस पर डॉक्टर कहता है, अब नहीं मिल सकते हैं, अभी उनकी पट्टी की है और उन्हें का इंजेक्शन दिया तो रो रही है। 5-6 घंटे बाद वो जाग जाएंगी और उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप लोग आराम से मिल लीजिए। और हाँ, उन्हें कम से कम 6-7 दिनों तक आराम की जरूरत है। उन्हें क्या हुआ नहीं कीजिएगा, नहीं दोबारा हो सकता है।
इस पर सभी लोग अपना सिर हाँ में हिला देते हैं और वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद राज कहता है, अंकल और आंटी, आप दोनों घर जाएं और मैं ही रहता हूँ। जब काजल जी को होश आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, तब आप आ जाना। यूं सुनकर दीप्ति जी कहती हैं, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। इस पर राज अंकल को इशारा करता है तो अशोक जी समझाकर उन्हें घर ले जाने के लिए मना लेते हैं और वो दोनों भी चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद राज धनराज जी को घुर कर देखता है तो धनराज जी एक पिंकी स्माइल दे देते हैं। इस पर राजनामे सिर हिला देता है और धनराज जी को उनके केबिन में चलने का इशारा करता है तो वो तीनों एक साथ केबिन की ओर चल देते हैं। क्या काजल इसे भूल पाएगी और क्या अशोक सेन को राजवीर पर शक हो रहा है? जब काजल नींद से जागेगी तब क्या होगा, जानने के लिए सुनिए रक्षक दी डिस्ट्रॉयर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब आगे। केबिन में आने के बाद राज